गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बागपुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। इससे पहले के वीडियो में फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं की अपन चर्चा कर चुके हैं और आज फ्रांसीसी संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि राष्ट्रपति की हम चर्चा करेंगे। आपको शायद ध्यान हो, फ्रांस एक ऐसा राज्य है जहाँ की शासन व्यवस्था संसदात्मक और अध्यक्षात्मक इन दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है। अगर अपन संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि शासन व्यवस्था की दूरी मंत्रिमंडल होता है। और अपन बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन का जो अध्यक्ष होता है यानी कि राष्ट्रपति, वो शासन की धुरी होता है। और फ्रांस में ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की भांति फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की धुरी है, तो उसी प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था की भांति यहाँ पर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का शासन भी है। और वास्तव में देखा जाए दोनों शासन व्यवस्थाएं जो यहाँ विद्यमान है, संसदीय और अध्यक्षात्मक, इस शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए आज इसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सम्मिलित शासन व्यवस्था का जो चित्रण है उसको हम बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न केवल विश्व के संविधान के बारे में बल्कि भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में भी आपको ताज़ा तरीन जानकारी और वीडियो प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति। फ्रांस का संविधान कहता है कि फ्रांस का एक राष्ट्रपति होगा। प्राय जो राज्य का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति के रूप में ही जाना जाता है। अगर अपन राष्ट्रतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं को छोड़ दें, जहाँ पर राज्य देश का मुखिया होता है, शासन का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है या फिर राज्य का मुखिया होता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से राजा होता है। लेकिन जहाँ राष्ट्रतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर राज्य का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। इस हिसाब से फ्रांस एक गणतंत्र है और फ्रांस की शासन व्यवस्था का राज्य का जो मुखिया है वो वहाँ का राष्ट्रपति है। अध्याय 2 अनुच्छेद 2 से 5 तक राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों का उल्लेख किया गया, यानी कि संविधान के अध्याय 2 में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर के 19 तक और उसकी समस्त व्यवस्थाओं के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके निर्वाचन के बारे में बतलाया गया है। वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। यानी जो वर्तमान का जो संविधान है जिसे हम पंचम गणतंत्र का संविधान कहते हैं, जो 1958 में लागू हुआ था, इस नए संविधान में राष्ट्रपति की स्थितियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। इस संविधान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मिश्रण को अपनाया गया है। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पर एक अनोखी शासन व्यवस्था है जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों का गुण पाया जाता है। राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। यहाँ के शासन के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति न केवल राज्य करता है बल्कि शासन भी करता है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं। ये इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहले उसके निर्वाचन के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। मूल संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन की व्यवस्था अप्रत्यक्ष थी, यानी कि 1958 का जब संविधान लागू किया गया था उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई थी, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई थी। किंतु अक्टूबर 1962 में अनुच्छेद 6 व 7 में संशोधन करके निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष की गई है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि 1962 से वर्तमान तक फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। 1962 में
फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 में परिवर्तन करके फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष कर दिया गया। इसके लिए द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है, यानी कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक ही समय में, एक बार के राष्ट्रपति के लिए 2 बार चुनाव होगा, यानी कि एक बार पहले और एक बार बाद में। कैसे, अभी अपन क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए प्रथम मतदान में पूर्ण बहुमत तथा द्वितीय मतदान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 बार मतदान होगा। पहला मतदान जिसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन समस्त उम्मीदवारों में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है, पूर्ण बहुमत का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर यह है कि जितने मत डाले गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उनका पूर्ण बहुमत यानी कि उनका 50% कम से कम प्राप्त होना चाहिए। अगर ये आंकड़ा कोई प्राप्त कर लेता है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तब द्वितीय मतदान होता है, यानी कि दोबारा उसके 15 दिनों के बाद दोबारा मतदान होता है जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। द्वितीय मतदान के लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से होगा, उसके आधार पर द्वितीय मतदान होता है। किसी उम्मीदवार को पहले मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो 15 दिन बाद होने वाले द्वितीय मतदान में वे 2 ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं। इसका मतलब कि पहला जो मतदान होना है उसमें कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई भी उम्मीदवार उनमें से 50% बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर 15 दिन बाद दूसरा मतदान होगा, और दूसरे मतदान में ये शर्त है कि केवल 2 ही उम्मीदवार पात्र होंगे। कौन से 2 उम्मीदवार? जिन्होंने प्रथम मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त किए, यानी कि मान लीजिए कि प्रथम मतदान में 15 उम्मीदवार है, किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में 15 दिन बाद दोबारा मतदान होगा, और दोबारा मतदान में ऊपर के जो 2 सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए वो ही खड़े होंगे, बाकियों को हटा दिया जाएगा। अब ये जो 2 व्यक्ति अंतिम रूप से 15 दिन बाद होने वाले मतदान में खड़े रह गए, उनके लिए चुनाव में कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। पहले मतदान की बात कर रहा हूं, पहले मतदान में चुनाव में कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। प्रथम मतदान में जितने मत डाले गए हैं, प्रथम मतदान में जितने मत डाले गए उनका पूर्ण बहुमत आवश्यक है। जितने मत मतलब अभी मैंने जैसे कहा कि जितने भी वोट डाले गए, मान लीजिए कि 10 लाख वोट डाले गए तो उनका पूर्ण बहुमत यानी कि 50% बहुमत यानी कि 50% के हिसाब से 5,01,000 वोट प्राप्त होना आवश्यक है, जो अब तक के चुनाव में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहास बतला रहा है फ्रांस का कि प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए 15 दिन बाद द्वितीय मतदान होता है, और जिसमें केवल वे ही 2 उम्मीदवार शेष रह जाते हैं जिन्होंने प्रथम मतदान में सर्वाधिक मत प्राप्त किए थे। बाकी समस्त उम्मीदवारों को हटा दिया जाएगा, केवल 2 ही उम्मीदवार बचेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए, और उनके बीच में 15 दिन बाद दोबारा मुकाबला होता है। यदि प्रथम मतदान में 50% मत प्राप्त कर ले तो निर्वाचित घोषित। मैं ये क्लियर कर चुका हूं, अगर प्रथम मतदान में कोई व्यक्ति 50% मत प्राप्त कर लेता है तो वो फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। किंतु अब तक हुए समस्त चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया, इसलिए द्वितीय मतदान की आवश्यकता होती है। यानी फ्रांस का इतिहास ये बतलाता है कि 1958 से लेकर के वर्तमान तक किसी भी उम्मीदवार ने पहले मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया, इसलिए हर बार द्वितीय मतदान की आवश्यकता पड़ी है। द्वितीय मतदान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जो उम्मीदवार यह प्राप्त कर लेता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब ये कि उम्मीदवार केवल 2 है, दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट होती है, और जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है इसे साधारण बहुमत कहते हैं, और जो ये प्राप्त कर लेता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। चाहे 1 वोट से भी क्यों न ज्यादा मत प्राप्त किया हो, वो विजेता घोषित माना जाएगा। इसलिए द्वितीय मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, और अब तक का इतिहास ये बताता है कि हमेशा द्वितीय मतदान की आवश्यकता पड़ी है। कार्यकाल एवं योग्यताएं।
मूल संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष था, यानी कि 1958 में जब यह संविधान लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया था। किंतु 2002 में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। अब 2002 के पश्चात से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। एक बार में वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा और अधिकतम 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है। 23 जुलाई 2008 के संवैधानिक कानून के अनुसार अब कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, यानी कि 23 जुलाई 2008 को एक संवैधानिक कानून पारित किया गया। उसके हिसाब से फ्रांस का कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित रह सकता है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में भी है कि वो भी अधिकतम 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रपति भी अधिकतम 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। संविधान राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में शांत है और कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं करता, यानी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं, संविधान में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी फ्रांस का वयस्क नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी कि कोई भी वयस्क नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। जो फ्रांस के कानून के अनुसार वयस्कता की आयु है, यानी कि 18 वर्ष प्राप्त कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पद की रिक्तता, यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तब फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं। ये याद रखने योग्य बात है कि प्राय अपन देखते हैं सभी देशों में जहां राष्ट्रपति का पद होता है वहां उपराष्ट्रपति का पद भी रखा जाता है, लेकिन फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो यानी कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर सीनेट का सभापति पद ग्रहण करेगा किंतु शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि अगर किसी कारण से मृत्यु से या त्यागपत्र से या उसके खिलाफ महाभियोग लगाने से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो संसद का जो द्वितीय सदन है जिसे हम सीनेट कहते हैं, सीनेट के सभापति को ये पद धारण करना होगा। वो इस पद पर रहेगा, ये पद ग्रहण करेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह किसी भी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। मुख्य रूप से जो आपातकालीन शक्तियां दी गई उनका प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं करेगा। अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कम से कम 20 व अधिकतम 35 दिनों में हो जाना चाहिए। यह संवैधानिक बाध्यता है कि किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव मिनिमम यानी कम से कम 20 और अधिकतम 35 दिनों में हो जाना चाहिए। पद मुक्ति, यानी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। संविधान की धारा 68 के अनुसार केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जा सकता है। अभियोग का मतलब महाभियोग चलाया कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये बात संविधान की धारा 68 कहती है और उसमें केवल एक परिस्थिति दी गई है कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और वो परिस्थिति है राजद्रोह। अगर फ्रांस का राष्ट्रपति राजद्रोह का दोषी माना जाता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? दोषारोपण का अधिकार संसद के दोनों सदनों का, यानी कोई भी सदन दोषों का आरोपण कर सकता है, दोष लगा सकता है, आरोप लगा सकता है। और यदि वह यह प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए, यानी कि दोनों सदनों की बात करेंगे, संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है और संसद के दोनों सदन अपने मतदान के माध्यम से पृथक मतदान, अलग अलग मतदान होगा, कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए, यानी कि कुल बहुमत का मतलब कि 50% प्लस 1 से यदि पारित कर दिया जाए तो उच्च न्यायालय दोषारोपण की जांच करेगा। अगर संसद ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तब ये मामला उच्च न्यायालय के पास जाता है। उच्च न्यायालय उन दोषों की जांच करता है, उन आरोपों की जांच करता है जो संसद के द्वारा लगाए गए हैं और न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाता है। अगर न्यायालय राष्ट्रपति को निर्दोष साबित कर दे तो राष्ट्रपति को पद त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर न्यायालय भी ये प्रमाणित कर देता है कि संसद के द्वारा लगाए गए आरोप सही है और वो उसको पारित कर देता है तब राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति पर
दोषारोपण की जांच हेतु जो न्यायालय गठित होगा वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होगा। यानी कि ये जो न्यायालय है ये वास्तव में कोई वैसा न्यायालय नहीं है जिसमें न्यायिक पदाधिकारी कार्य करते हैं, बल्कि इसमें दोषारोपण की जांच हेतु एक अलग से न्यायालय गठित होता है और उस न्यायालय में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कितने सदस्य शामिल होंगे, कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, ये संसद खुद तय करती है। वो इसके लिए अलग से एक न्यायालय का गठन करती है और वो उनकी जांच करता है, और वो यदि दोषी मान लेता है तब राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 8, 11, 12, 16, 18, 56, 61 और 89 में किया गया है। मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं इनके पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि वैसे तो कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में होते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति में भी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक शासक भी है। वो कार्यपालिका शक्तियों के तहत क्या कार्य करता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके परामर्श पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश मंत्रिपरिषद के रूप में करता है वह उन व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। यहाँ का सिस्टम वही है जैसा कि भारत का सिस्टम है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर भी फ्रांस में भी सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को स्वीकार भी करता है। प्राय समस्त शासन व्यवस्थाओं में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकार भी करता है। दूसरा कार्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। यह थोड़ा सा के विचित्र कार्य है। प्राय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन फ्रांस में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा न की जाकर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नागरिक व सैनिक पदों पर नियुक्तियां करना प्राय ये सब जगह होता है। दूसरे देशों में राजदूतों को नियुक्त करना व दूसरे देशों के राजदूतों को प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना, यानी दूसरे देश में अपने देशों के दूत भेजना और दूसरे देशों से अगर कोई दूत आते हैं तो उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। वह सेनाओं का प्रमुख सेनापति है। वह प्रतिरक्षा परिषदों व समितियों की अध्यक्षता करता है। युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। ये सेना के मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति इन कार्यों का संपादन भी करता है। संधि वार्ता करना और अनुसमर्थन करना, किसी भी देश के साथ किसी भी समझौते पर कोई संधि वार्ता करनी हो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उनका समर्थन भी करता है। जिन समझौतों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती उनकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। भले ही कुछ ऐसे समझौते हों जिनके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ऐसे संधि और समझौते की सूचना देनी आवश्यक होती है। समुदाय की बैठकों की अध्यक्षता व प्रतिनिधित्व करना। यहाँ समुदाय से तात्पर्य उन प्रदेशों से जो फ्रांस में समुद्र पार के प्रदेश कहलाते हैं, लेकिन फ्रांसीसी राज्य में वो शामिल है। उनको समुदाय कहा जाता है और समुदाय की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है और उनका प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियाँ। संसद द्वारा पारित कानूनों को 10 दिनों के भीतर घोषणा करना, यानी कि जब संसद कोई कानून पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास सबसे पहले 10 दिन का समय होता है। राष्ट्रपति किसी कानून को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यानी पुनर्विचार यदि कहना हो उसको तो उसके पास सिर्फ 10 दिन का समय। 10 दिन में वो कानून वापस संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा 10 दिनों के भीतर किसी कानून पर पुनर्विचार की मांग की गई है तो संसद को उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। अगर 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार की वो मांग नहीं करता तो ऐसे में वो कानून पर हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा विचाराधीन अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करना। यदि मंत्रिपरिषद कोई अध्यादेश उसके पास प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके प्रमाणित करता है। दोनों सदनों को संदेश भेजना, यानी कि जिस मुद्दे पर भी आवश्यक हो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। संदेश पढ़े जाते हैं
किंतु इन पर वाद विवाद नहीं होता। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि कोई संदेश संसद को भेजा गया है तो संदेश संसद में पढ़ा अवश्य जाएगा, क्योंकि संदेश पर वाद विवाद नहीं होता। संसद के विशेष अधिवेशन बुलाना, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि यदि कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई है तो संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा, संसद का विशेष अधिवेशन 10 दिनों तक चलता है। प्राय संसद के साल में 2 अधिवेशन होते हैं, एक 2 अप्रैल को शुरू होता है और एक 2 अक्टूबर को शुरू होता है। और पहला अधिवेशन 80 दिन चलता है, दूसरा अधिवेशन 90 दिन चलता है। इसके अलावा अगर कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है तब विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। विधेयकों के लिए जनमत संग्रह के लिए पारित करना, यदि किसी विधेयक को जनमत संग्रह की आवश्यकता हो, यदि राष्ट्रपति ये समझता हो, याद रखिएगा राष्ट्रपति को ही जनमत संग्रह का अधिकार और किसी व्यक्ति को नहीं। यदि वो आवश्यक समझे तो जनमत संग्रह के लिए पारित कर सकता है। सरकार व संसद के संकल्प पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। विभागों के गठन पर जिन पर समुदाय की स्वीकृति की आवश्यकता हो जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह की व्यवस्था अनुच्छेद 11 व अनुच्छेद 89 में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जनमत संग्रह करने से इनकार भी कर सकता है। राष्ट्रीय सभा को विघटित करना, राष्ट्रीय सभा संसद का निम्न सदन है। जैसे कि भारत में लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रीय सभा है और इसको विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति विघटित करने से पहले प्रधानमंत्री एवं संसद के दोनों सदनों से परामर्श जरूर प्राप्त करता है और प्राप्त परामर्श के आधार पर वह राष्ट्रीय सभा को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 12 इस बात की घोषणा करता है। न्यायिक शक्तियां, क्षमादान देना, प्राय सभी राज्यों के मुखिया के पास ये अधिकार होता है कि वो न्यायालयों के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, पूर्ण क्षमा भी कर सकता है, सर्व क्षमा भी कर सकता है और सजा में कटौती भी कर सकता है। न्यायालय की सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता करना, एक सर्वोच्च परिषद की स्थापना वहां पर की गई है जिसको न्यायालय की सर्वोच्च परिषद कहा जाता है। राष्ट्रपति इस परिषद में 3 सदस्यों को नामांकित करता है। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं जिनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति भेजता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व भी राष्ट्रपति के पास ही, चूंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है इसलिए उनकी सुरक्षा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संविधान का रक्षक, फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के संविधान की रक्षा भी करता है, यानी कि वो उसी के अधीन रहता है। अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति यह देखता है कि सरकार व समुदाय संविधान के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं, तथा संविधान का सम्मान हो रहा है या नहीं। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संविधान में जो भी व्यवस्थाएं की गई है उनके अनुसार देश का शासन चलाया जा रहा है नहीं, इस बात का ध्यान रखें। नियुक्तियां संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 13 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों में राज्य के काउंसिलरों, ग्रेट चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टों, समुद्र पार के क्षेत्रों के सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्तियां भी करता है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्तियां समय समय पर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 13 के तहत इन नियुक्तियों की घोषणा करता है। लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक होनी आवश्यक है और बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति इन व्यक्तियों की नियुक्तियां करता है। प्रमुख नियुक्तियों में राज्य के काउंसिलर, ग्रेट चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टो, समुद्र पार के क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों और कुलपतियों की नियुक्तियां शामिल हैं। आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि फ्रांस के राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता पर खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल लागू कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 16 में कुछ परिस्थितियां दी गई है, उन परिस्थितियों पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अनुसार यदि फ्रांस की स्वतंत्रता पर, अखंडता पर, अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता पर अगर कोई खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश पारित करेगा और संदेश में ये घोषणा करेगा कि आज से आपातकाल लागू किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श लेता है जिसे मानने को बाध्य नहीं। हालांकि व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने से पहले प्रधानमंत्री से और दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श लेगा, लेकिन अगर
परामर्श चाहे कैसा भी हो, राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वो आपातकाल लागू करता है या नहीं करता है। आपातकाल का निर्णय राष्ट्रपति का व्यक्तिगत निर्णय होता है और वो उसकी समाप्ति की घोषणा भी करता है। यानी आपातकाल लागू करने का निर्णय पूरी तरह से राष्ट्रपति का निर्णय है, वो वही लागू करता है और वही इसकी समाप्ति की घोषणा भी करता है। आपातकाल का समय निर्धारित नहीं, यानी कि कितने समय तक आपातकाल रहेगा इसके बारे में कोई भी घोषणा संविधान में नहीं की गई है। हालांकि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि किस प्रकार से आपातकाल लागू किया जाएगा, कितने समय तक रहेगा, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा, सब कुछ तय किया गया है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। आपातकाल के साथ ही राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय सभा यानी कि संसद का निम्न सदन, इसका अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है और इस समय राष्ट्रीय सभा को विघटित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, आपातकाल जब लागू हो तो किसी भी सूरत में राष्ट्रीय सभा को विघटित नहीं किया जा सकता, अन्यथा राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो राष्ट्रीय सभा को विघटित कर सकता है। अब तक केवल एक बार 23 अप्रैल 1961 से 30 सितंबर 1961 तक अल्जीरिया संकट पर आपातकाल लागू किया गया था। यानी कि 1958 से लेकर के वर्तमान तक के पंचम गणतंत्र की बात करें तो एक ही मौका आया था जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी अल्जीरिया संकट के समय, अप्रैल 1961 से सितंबर 1961 के बीच। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, फ्रांस का राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसके पास असीमित और अनुत्तरदायी शक्तियां हैं। यानी कि फ्रांस का राष्ट्रपति वास्तव में राज्य करता है, शासन भी करता है और खास बात ये कि उसकी शक्तियां असीमित है और दूसरी बात उस शक्तियों पर राष्ट्रपति का कोई उत्तरदायित्व, कोई जिम्मेदारी भी नहीं, अनुत्तरदायी शक्तियां। वह संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संविधान परिषद तथा न्यायपालिका का नियंत्रक है। ये जो नाम मैंने गिनाए हैं वो इन सबको नियंत्रित करता है, संसद को भी, प्रधानमंत्री को भी, मंत्रिपरिषद को भी, संविधान परिषद को भी और सबसे खास बात न्यायपालिका को भी नियंत्रण करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। फ्रांस का शासन राष्ट्रपति से शुरू होकर उसी पर समाप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो फ्रांस का राष्ट्र शासन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमता है। ये ब्रह्मांड का जिस प्रकार से केंद्र सूर्य होता है उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का केंद्र राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 8, राष्ट्रीय सभा को 1 वर्ष के लिए विघटित करना अनुच्छेद 12, आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 16, विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए पारित करना अनुच्छेद 11 व 89 आदि विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च। ये ऐसे विषय हैं जिन पर राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार, राष्ट्रीय सभा को विघटित करने का अधिकार, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार, जनमत संग्रह के लिए किसी कानून को पारित करना या नहीं करना, ये सब जो बातें हैं ये राष्ट्रपति के सब व्यक्तिगत निर्णय और इसको किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है राज्य भी करता है और शासन भी, वह एक साथ शासन की प्रेरक शक्ति है, राष्ट्र की एकता का संरक्षक है, राष्ट्र का नेता है, मार्गदर्शक है, मुक्तिदाता है एवं संवैधानिक प्रमुख है। देखा जाए तो सब कुछ फ्रांस में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के अलावा कुछ भी नहीं। एक प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था है, इसको कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है फ्रांसीसी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की दूरी है। आज इतना ही। अगले वीडियो में अपन फ्रांस के प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।